हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था, जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास वो था एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, देन हमने उसका स्लोप फाइंड आउट किया था। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जस्ट बाद वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, देन उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इट। ठीक है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो क्या चीज है भाई, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। सही है, जबकि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा पी डीवी इज इक्वल टू वर्क डन। जबकि याद करो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था, पीवी रेज्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू के था। ठीक है, के कांस्टेंट, और जबकि गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहां से अगर मैं गामा पी की वैल्यू पुट करूं मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के डिवाइड बाई वी रेज्ड टू पावर गामा इंटू डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। स्मॉल वर्क डन आया है, स्मॉल वर्क का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बोथ साइड अगर करेंगे तो यहां जो लिमिट होगी वो होगी V1 से V2, यहां जो लिमिट होगी वो होगी 0 से W। तो K कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा 1 बाई वी रेज्ड टू पावर गामा इंटू डीवी, और 1 बाई वी रेज्ड टू पावर गामा है तो गामा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस गामा। ठीक है, और इंटू डीवी इज इक्वल टू के हमारे पास ऑलरेडी बाहर था, इंटीग्रेशन हमारे पास होगा इसका भाई, ये बनेगा वी रेज्ड टू पावर माइनस गामा इंटू डीवी इंटीग्रेशन V1 टू V2 लिमिट, यहां भी V1 टू V2 लिमिट है। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास था वर्क डन, तो वर्क हमारे पास आ जाएगा के ऑलरेडी बाहर है इसमें, जिसको हम फर्दर एक्सटेंड करके क्या लिखेंगे भाई, वी रेज्ड टू पावर माइनस गामा प्लस 1, जितनी पावर है उसमें एक प्लस कर देंगे हम। ठीक है, और जितनी बन जाएगी पावर उससे डिवाइड करते हैं, ये रूल है, बेसिक रूल इंटीग्रेशन का। V1 से V2 लिमिट और K हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, इक्वल टू वर्क डन। तो K किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस गामा ही बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट फैक्टर है, तो K डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, और इसको क्या लिख सकते हैं, V रेज टू पावर 1 माइनस गामा, जिसकी लिमिट क्या है, V1 से V2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वर्क हमारे पास क्या बन जाएगा, K डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, और V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। दिस इज रिजल्ट फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई, देखो सपोज मेरे पास ये कोई बर्तन है और मैं इसमें हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको, और यहाँ इसके अंदर मैंने दूध लिया हुआ है, मिल्क। ठीक है, तो क्या होगा, जब इसको हीट देंगे तो इससे क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे इसमें। जो दूध है इसके अंदर था, मिल्क, उससे एक तो वॉल्यूम रेज होगा उसका, ठीक बात है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दूध उबलेगा। ठीक है, और सेकंड उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो मोशन में आ जाएंगे, मींस उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो जो हीट हमने इसको प्रोवाइड की है वो किसके इक्वल होगी, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। डी यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पी डी मीन्स प्रेशर जो था डेवलप हुआ उससे डीवी वॉल्यूम में चेंज आया, तो वर्क डन कितना होगा प्रेशर की हेल्प से। यह है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ये हमारे पास है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और ये हमारे पास है चेंज इन हीट। ठीक होगा, तो
तो ये तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है वो भी स्टडी। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी भाई आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा वो हम देख रहे हैं। dq इज इक्वल टू du प्लस pdv मैंने आपको बताया। लेकिन ये ध्यान रहे, एक चीज सोचो आप दिमाग में कि अगर वो हम उसको हीट टेम्परेचर, उसका जो हीट कितनी दे रहे हो, अगर उसका टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, अगर उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो इससे क्या होगा। अगर उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज अगर नहीं आता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के, उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी इंटरनल, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो जो du हमारे पास था, du का मीनिंग क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जबकि ये तो जीरो हो जाएगा। du क्या बन जाएगा, जीरो। क्यों, एज टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी एज इट इज बनी रहेगी और उसमें जो चेंज है इंटरनल एनर्जी में वो कितना बन जाएगा, जीरो। ठीक है। सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांस्टेंट रहती है तो हीट में चेंज कितना होगा, जीरो। और हीट में अगर चेंज जीरो होगा तो यहां फर्स्ट लॉ हमारे पास ये था, इसमें dq की वैल्यू जीरो पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज dq इक्वल टू जीरो इक्वल du प्लस pdv। और इसका मीनिंग क्या हुआ, du इज इक्वल टू माइनस pdv। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड पॉइंट हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड नेम क्या है इसका, आइसोवॉल्यूमिक। ये क्या होता है भाई, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो dv क्या बन जाएगा, जीरो। और dv अगर जीरो बनेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, सोच के देखो, dq इक्वल टू du प्लस pdv था, और जिसमें जो dv टर्म है वो क्या बन गया हमारे पास, जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा dq इज इक्वल टू du के इक्वल। ठीक है। फोर्थ हमारे पास एप्लीकेशन है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी चीज घूम फिर के वहीं अगर पहुंच जाती है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज था वो क्या बन जाएगा, जीरो। और इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज जीरो बन जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, dq इक्वल टू du प्लस pdv, जबकि du क्या बन जाएगा हमारे पास में, जीरो। और du अगर जीरो बन जाएगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा dq इक्वल टू pdv, जिसको लिख सकते हैं वर्क डन के इक्वल, dw के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है आइसो बारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, बार जो है प्रेशर की यूनिट है, तो इसका मतलब प्रेशर में जो चेंज था वो जीरो बनेगा, dp जीरो बनेगा इसका मतलब। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। ठीक बात है, जबकि dp तो इसमें है ही नहीं, p है यहाँ पे, तो p का मतलब p ऑलरेडी कांस्टेंट फैक्टर है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगी हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग प्रोसेस। अगर कोई भी चीज मेल्ट होती है तो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे रिएक्ट करेगा, जब भी कोई चीज मेल्ट होती है दैट मीन्स उसकी स्टेट चेंज हो रही है, और जब भी स्टेट चेंज होती है तो वहां हीट का फॉर्मूला यूज होता है लेटेंट हीट की फॉर्म में, dq इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास था dq इक्वल टू du प्लस pdv। ठीक है। अब क्या करोगे भाई, dq की वैल्यू पुट कर देंगे ml इक्वल du एज इट इज। ठीक है। लेकिन एक चीज सोचो, वॉल्यूम में चेंज है dv, इसका मतलब क्या है v2 माइनस v1। अब एक बात बताओ,
सपोज मान लिया आपने किसी कंटेनर में आपने आइस जो है जमाई है वहां पे, ठीक है, आइस बनी है पानी से, तो जब उसको आप मेल्ट करोगे तो क्या जो पानी उसने उस बर्तन में तो जिसमें था, कंटेनर में था, क्या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? दिमाग से सोचो, मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आएगा। और वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं आएगा मेल्ट होने से, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 0। तो हमारे पास आ जाएगा ml इक्वल टू du। दिस इज मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 7th, जिसमें क्या है? बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस क्या है? बॉइलिंग प्रोसेस में भाई अब एक चीज और देखो, वॉल्यूम तो रेज होगा ही होगा, तो dV जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। लेकिन बॉइल होगा तो स्टेट भी तो चेंज हो रही है, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका मतलब क्या है? तो dV तो हमारे पास जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक और चीज देखो आप, जब उसकी स्टेट अगर चेंज हो रही है तो dQ जो है वो तो ml के इक्वल होगा ही होगा। क्यों स्टेट चेंज हो रही है? अब एक चीज सोचकर देखो आप, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि जब वो बॉयल हो रही है तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो हीट को क्या यूज करेंगे? ml। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ बन जाएगा dQ इक्वल टू du, ठीक है, प्लस pdv। सही है। अब ना तो du 0 बनेगा ना dv 0 बनेगा, तो dq को क्या लिख सकते हैं? ml। तो dq को लिख दिया मैंने m इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? du प्लस p एज इट इज। dv को क्या लिख सकते हैं? v2 माइनस का v1। ये बन जाएगा हमारे पास में बॉइलिंग प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेयर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मेयर फार्मूला एक्चुअली क्या कहता है? ये कहता है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। क्या मीनिंग इस चीज का? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गैस कांस्टेंट R के इक्वल होगा। इसका प्रूफ निकालना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूफ? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या था? हमारे पास था dQ इज इक्वल टू du प्लस pdv, जो कि pdv क्या बन गया था? 0। जबकि हीट का एक फार्मूला होता है, मैं यहां लिख रहा हूं रीजन, mc और t या dt, ठीक है, mc और dt। इसका मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर, ये हीट के बराबर होता है, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी के केस में यूज होता है ये। तो हमने क्या किया, dQ की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे mc dt, तो मास 1 ग्राम के लिए बात चल रही है, m हो जाएगा 1, तो c dt बच जाएगा। तो c dt में आइसोकोरिक के लिए यूज करेंगे cv, तो cv dt हमारे पास हो जाएगा dQ के बराबर, जो कि बराबर है du के। इक्वेशन फर्स्ट। अगर आइसोबारिक प्रोसेस की बात की जाए तो आइसोबारिक में क्या होता? देखो, आइसोबारिक में dp 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाएगा? dQ को क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर आइसोबारिक है तो c dt तो होना ही है, लेकिन c की वैल्यू क्या बन जाएगी? Cp, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर है, इनटू dt, जो कि बराबर किसके होता है? du प्लस pdv के बराबर, ठीक होगा। इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करोगे? इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकालो, 1 में से वैल्यू निकालो और इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इनटू सेकंड इक्वेशन, क्या मिलेगा? देखो, dQ जो कि बराबर था Cp dt, ठीक है, इक्वल du, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, ठीक है,
डी यू प्लस पी डी वी, ये हमारे पास है। तो डी यू किसके बराबर आया हुआ है, यहां देखो डी यू इक्वल आया हुआ है सी वी डी टी के बराबर। तो इस यहां पे डी यू को रिप्लेस किससे करेंगे, सी वी डी टी से। तो डी यू की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पे सी वी डी टी, ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ, डी टी कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा सी पी माइनस का सी वी इज इक्वल टू पी डी वी। और इसका मीनिंग क्या है, डी टी को आप इस तरफ ले आओ, दिस इंप्लाइज हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डी टी इधर आ जाएगा, और बाई में डी टी बनने से जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा था आप लोगों ने। तो सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होगा, पी डी वी बाई डी टी, जो कि कांस्टेंट फैक्टर है, आर के इक्वल आ जाएगा। दिस इज मेयर फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर।